मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना इफरा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात की गई थी। उसमें थोड़ा बहुत आपको बताया गया, लिखाया गया भी है। आइए आज हम लोग उसके आगे संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसको विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, आइए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में जो पहला आया था, हम लोगों ने पढ़ा था, पहला पढ़ा था रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। पहला था ये नंबर में, ये पहला आता है वास्तविक संख्या। उसके बाद दूसरा आता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का हमारे यहाँ कक्षा 9th में ये नहीं है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन काल्पनिक संख्या के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या है वो। तो काल्पनिक संख्या देख लेते हैं हम लोग। कोई भी संख्या करणी के अंदर, कोई भी संख्या करणी के अंदर, ये रूट है करणी के अंदर कोई भी संख्या माइनस में होगा, निगेटिव, तो ऐसी संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं। ओके, अब जो कोई संख्या होती ही नहीं, इसका मतलब काल्पनिक, जो कि केवल कल्पना में है, वास्तव में नहीं है, कल्पना में है। वास्तव और कल्पना में बहुत फर्क होता है। तो इस तरह से करणी के अंदर कोई भी माइनस संख्या होगी तो वो आप समझ लीजिए कि काल्पनिक संख्या है। ओके, आइए हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर शेष सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। और किस तरह से बोल सकते हैं वास्तविक संख्या को? नंबर लाइन में, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा आप लोग नीचे की कक्षाओं में पढ़े हैं, कक्षा 8 में भी, 7 में भी पढ़े होंगे। नंबर लाइन, संख्या रेखा, इस तरह से ये बीच 0 होता है। इधर अगर हम लोग इसको बराबर बराबर पर अगर निशान लगा लें ऐसे, उसी प्रकार इधर भी, तो 0 के राइट साइड में प्लस चलता है, धनात्मक, इधर की ओर धनात्मक चलता है, 0 से इधर, और 0 से इधर क्या चलेगा? ऋणात्मक चलता है। यानी ये +1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से और भी आगे होगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह आगे भी इस तरह से आगे जाएगा। ओके, तो वास्तविक संख्या। अच्छा, 0 और 1 के बीच में क्या हो सकता है? आधा हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है 0 और 1 के बीच में।
1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है? 1.5 हो सकता है, 1 से 1/2। इस तरह से इधर भी, यानी इनके बीच में हमें भिन्नात्मक संख्याएं भी रख सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर भिन्नात्मक संख्याएं भी इंगित की जा सकती हैं, प्रदर्शित की जा सकती हैं। ओके, तो इस तरह से वास्तविक संख्या की परिभाषा यहां से भी बनती है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। √2, √3, पाई, यह भी क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्या, ये भी एक वास्तविक संख्या है। इसको भी इस संख्या रेखा पर कहीं न कहीं हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर इंगित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर। ओके बच्चों, अच्छा, फिर रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया, यहीं से आप देख लीजिए। एक, अगर इन सबको देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इनको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक। पूर्णांक क्या मतलब हो गया? पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक, यानी वह अंक जो पूर्ण हो, अर्थात पूरा हो, यानी दशमलव में ना हो, भिन्न में ना हो, वही क्या होता है? पूर्णांक। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक कहने का मतलब है जिसका हर कितना होगा? 1। ऐसी संख्याएं जिनका हर 1 होता है और अंश तो पूर्णांक रहेगा, तो इस तरह से वो संख्या क्या होती है? पूर्णांक कहलाती है। और बीच में देखिए 1/2, 1 से 1/2 और भी तमाम इनके बीच में संख्याएं आती हैं, जिनको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्रैक्शन नंबर। भिन्न संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं। ओके, और कहीं कहीं इन्हीं संख्या रेखा पर √2, √3, पाई, √2 का मान ये क्या? स्क्वायर रूट, वर्गमूल। कक्षा 8 में आप लोग बहुत अच्छे से वर्गमूल पढ़े होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को वर्गमूल में समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा। वर्गमूल पर, हालांकि ये 9th में सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको वर्गमूल निकालने में दिक्कत होती है, नहीं पता है आपको, तो आप बताइएगा। वर्गमूल पर आधारित एक वीडियो आपको दे देंगे। ओके बच्चों, तो √2, √3, √2 का मान होता है 1.414। यह संख्या कहीं न कहीं है 1.414, यानी ये जो है 1 और 2 के बीच में कहीं है। तो इस तरह से यह संख्या का भी स्थान इस संख्या रेखा पर है। तो √2, √3, पाई भी इसी पर है। तो इन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? इन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कह देते हैं? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पूर्णांक है और जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, इनके समूह को एक नाम दिया गया। वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या नाम दिया गया है? परिमेय संख्या। ओके, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बताया गया, रेशनल नंबर।
ये अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से वास्तविक संख्या आपने देखा, ये वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या दो भागों में टूटा, पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या। और उसके बाद पूर्णांक में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। आप देख रहे हैं कि ये सभी पूर्णांक है। 1/2 पूर्णांक नहीं है, 1 से 1/2 पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये सभी पूर्णांक हैं। तो जीरो भी पूर्णांक है, दाहिनी ओर जो जा रहा है वो 1 2 3 4 5 6 ये भी पूर्णांक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये भी पूर्णांक है। लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड ऋणात्मक पूर्णांक है, जीरो के राइट साइड धनात्मक पूर्णांक है। जीरो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 0 और 1 के बीच में 1/2 ये पूर्णांक नहीं है। 1 और 2 के बीच में 1 से 1/2 है, यह क्या है, यह भी पूर्णांक नहीं है। ओके, तो पूर्णांक और भिन्न आ गए इसमें। तो पूर्णांक और भिन्न मिलकर क्या बने, परिमेय संख्या का नाम दिया गया। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं इसको। इसको हम लोग दो भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, इर्रेशनल नंबर और ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो है वो रेशियो से लिया गया है। जो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला गया रेशनल नंबर। रेशनल जो है वो शब्द रेशियो से लिया गया है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात, जैसे A/B। ओके, तो ये क्या, अंश और हर के रूप में कोई संख्या हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A/B। A/B को लिख सकते हैं A/B, या A/B बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से रेशनल जो शब्द आया यहाँ पर वो रेशियो से मिलकर बना है। और परिमेय संख्या को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित किया जाता है। ये Q, तो बात आती है कि रेशनल नंबर को R रेशियो से है तो R से डिनोट करना चाहिए, लेकिन R क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या की अगर बात करेंगे तो उसको Q से डिनोट किया जाता है। Q जो है वो कोसेंट से लिया गया है, कोसेंट। कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल। ओके, भागफल को कोसेंट कहा जाता है। तो कोसेंट से Q लिया गया है। परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल Q से। तो रेशनल जो है वो रेशियो से मिलकर बना है। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। जैसे A/B को हम A/B लिख सकते हैं, यानी A/B। तो रेशियो से रेशनल बना है। और परिमेय संख्या को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, परिमेय संख्या देखिए, हम लोग आइए बात करते हैं परिमेय संख्या क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर। तो यदि कोई संख्या P/Q के रूप में है जहां Q इज नॉट इक्वल 0 है। ओके, यानी कोई संख्या P/Q के रूप में है जहां Q क्या है, इज नॉट इक्वल 0 है,
यानी Q जीरो ना हो तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ओके, आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1/2 क्या है? देखो Q P/Q, P अंश है और Q हर है, तो 1 है 2 है 1/2, 2 है 0 नहीं है, 11/3 यहाँ भी 3 है 0 नहीं है, 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं क्या हैं? 0। 11/17 ये -1/2 -13/3 ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि Q जीरो नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वह आंसर यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है, तो आपको बता दें कि कोई संख्या अगर x है, कोई संख्या अगर x है तो इसके अपॉन में 1 होता है, लिखा नहीं जाता। ओके, अगर आप लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, और अगर नहीं लिखते हो तब भी गलत नहीं है, लेकिन 1 माना जाता है। 1 के अलावा कुछ और होगा तो उसको आपको लिखना होगा। ओके, इस तरह से नीचे भी 1 होता है, बगल में भी गुणा के रूप में होता है, इधर भी गुणा के रूप में 1 होता है, एक घात के रूप में होता है, इसके लेफ्ट साइड में प्लस का साइन होता है। इतनी चीजें छुपी होती हैं किसी भी संख्या में, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अगर आप नहीं लिखते हो फिर भी वह माना जाता है। ओके, जैसे यह संख्या a है, कोई संख्या a है, इसमें पावर नहीं कुछ लिखा गया, जिसका मतलब ये नहीं कि 0 पावर है ना। कितनी पावर मानी जाएगी? 1। ओके, इसके पहले कौन सा साइन है? साइन मतलब चिन्ह, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, कौन सा साइन है? तो जहां कोई साइन नहीं होता उसके पहले प्लस साइन माना जाता है। लेकिन अगर माइनस है तो वो आपको दिखाना होगा। अगर बाय द वे आप भूल गए, माइनस होना चाहिए था, माइनस लगाना आप भूल गए, तो वो प्लस माना जाएगा, माइनस नहीं माना जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान दे दीजिए, माइनस से हमेशा सावधान रहिए। माइनस है तो आपको शो करना है, अर्थात लिखना है। प्लस है तो आप शो करो चाहे ना करो। लेकिन अब कुछ बच्चे कहते हैं कि a + b है, तो सर जी बोले कि प्लस लिखो या ना लिखो। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हम प्लस लिखे ना लिखे प्लस माना जाएगा, तो यहाँ यह बात असत्य हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्लस है अगर दोनों के बीच में, तो आपको प्लस शो करना है, लिखना ही लिखना है। ठीक है, अगर कोई संख्या अकेली है या सबसे इधर है पहली संख्या, तो इसके पहले अगर प्लस का साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। ओके, अब ये नहीं कि बीच में अगर कुछ लिखा है 3 + 2 + 5 लिखा है, तो आप कह दो कि प्लस लिखें या ना लिखें सही है, तो अब ये गलत हो जाएगा। ओके, तो बीच में अगर है तो आपको लिखना होगा, चाहे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी कोई भी साइन है वो आपको लिखना होगा। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में नीचे ये 2 है तो बटा1 है, 3 है बटा1 है, ये 1 है, ये बटे में 1 है। क्यों? P/Q, 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 P/Q। यहाँ P 5 है तो Q 1 है, यहाँ P 4 है तो Q 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब है कि यह भी परिमेय संख्या है। बात आती है 0 की। 0 है अंश में, बटे 1 है, यस। तो P 0 है, Q 0 नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है? Q is not equal 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं है। P हो जाए उससे नहीं मतलब है। अतः यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ओके, इस तरह से परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाता है। ओके बच्चों, और भी इसको एक तरह से हम लोग शो कर सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वह या तो शांत दशमलव संख्या होगी,
शांत दशमलव संख्या होगी या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। ओके, या तो शांत दशमलव संख्या होगी या तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। ओके बच्चों, इसके बारे में अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन बहरहाल आप इतना समझे रहिए। ओके, आइए अब हम लोग परमेय संख्या को भी हम लोग दो ग्रुप में, दो समूहों में इनकी संख्याओं को कैटेगराइज किया जा सकता है। किसको? परमेय संख्याओं को। तो आइए देखते हैं वो क्या है। अब परमेय संख्या जो होती है वो भी दो भागों में टूट जाती है। एक होता है पूर्णांक इंटीजर, और दूसरा होता है फ्रैक्शन नंबर, भिन्नात्मक संख्या। फ्रैक्शन नंबर। ओके, पूर्णांक अभी आपको ऊपर बताया ही गया है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी आगे आ जाइए। ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी चले जाओ, -3, -4, -5, -6, इधर भी आप चले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना ही जीरो के इधर कितना ही आप चले जाओ, जीरो के लेफ्ट साइड आप कितना ही चले जाओ, सभी क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया, पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक। ये आपको लिखा गया यहाँ पर, पूर्ण धन अंक बराबर क्या लिखा गया? पूर्णांक। ओके, अब यहाँ पर भी अगर इसको देखा जाए तो तीन भागों में बांट दिया जाता है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और एक जीरो हो गया। ओके, जीरो को किसके साथ रखा जाता है? तो जीरो को हमेशा धनात्मक के साथ रखा जाता है। ओके, इसको आप या तो अकेला भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी इसको नेगेटिव के साथ नहीं जोड़ते हैं। जीरो को हमेशा प्लस के साथ माना जाता है। ओके, अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? यदि यानी कोई परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या का ही दो भाग किया गया है, तो परमेय संख्या यानी p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल 0, लेकिन यहां पर क्या है? q इज इक्वल 1, यानी q क्या है? यानी हर सब में क्या है? एक होना चाहिए। सभी में हर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। यानी ऐसी परमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जबकि q इज इक्वल 1 हो, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक हो जाती है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं ऐसी परमेय संख्या या ऐसी कोई संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, लेकिन जहां q क्या होगा? सदैव इज ग्रेटर देन 1, यानी q का मान सदैव 1 से ज्यादा होगा। ओके, अगर 1 हो जाएगा तो वो पूर्णांक हो जाएगा। 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, और दोनों में यानी p और q में दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं होना चाहिए, अर्थात या तो फिर उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं होना चाहिए, अपवर्तक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं कह दूं 3/2, तो यहाँ पर p क्या है? 3 है, q क्या है? 2 है। 2 1 से बड़ा है कि नहीं? q इज ग्रेटर देन, ये साइन है, आपको छोटी कक्षाओं में आपको बताया गया होगा। ये जिधर को मुंह रहता है, इधर जो रहेगा वो बड़ा होता है, और इधर जो रहता है वो छोटा होता है। ओके, अगर इसी को पलट दिया जाए इधर, तो ये बड़ा होगा, यानी जिधर को इसका मुंह होगा फैला हुआ वो बड़ा होगा, और टेल की ओर क्या होता है? इधर छोटा होता है। ओके,
इसको हेड बोलते हैं, जो मुंह फैला होता है इसको हेड बोलते हैं और पीछे वाले को टेल बोलते हैं। तो इस तरह से 3/2 क्या है, p/q के रूप में है और q 1 से बड़ा है, अतः यह क्या है, भिन्नात्मक संख्या है। कोई आपसे पूछे कि क्या यह परिमेय संख्या है, यस, भिन्नात्मक संख्या भी तो परिमेय संख्या का ही एक भाग है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या का ही एक भाग है। तो पूर्णांक हो या भिन्नात्मक संख्या वो परिमेय संख्या होती है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 3/2 क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है। परिमेय तो है ही, लेकिन हम लोग जब परिमेय को क्लासिफाइड करते हैं पूर्णांक और भिन्नात्मक में, तो 3/2 क्या बोल देंगे, भिन्नात्मक संख्या। ओके, अच्छा, एक शब्द अभी बोला गया कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ अपवर्तक या फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है ये 3 है, ये 2 है, ऐसा कोई है जो दोनों में हो उभयनिष्ठ, एक के अलावा। एक तो सबका होता है, एक के अलावा काटो कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन यही अगर ले लें 8/27 27/6 लिया गया। तो अब इन दोनों में 3 दूना 6, 3 नवा 27, यानी 9/2। तो ये 9/2 एक फ्रैक्शन तो है, भिन्नात्मक संख्या तो है 9/2, लेकिन ये किसका रूप है, 27/6 का पूछा गया। तो 27/6 क्या है, इसको हम काटेंगे तो ये आएगा, तो ये भिन्नात्मक संख्या हुई। क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या है, 3 दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। अंश और हर में दोनों में 3 क्या है, उभयनिष्ठ है, अपवर्तक है। दोनों में 3 से ये भी कट गया, 3 से ये भी कट गया। तो दोनों में P और Q में दोनों में 3 क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, या कह दे कॉमन फैक्टर है। ओके, तो इस तरह से 27/6 को हम जब तक काटेंगे नहीं, इस रूप में नहीं बनाएंगे, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि यह क्या है, एक भिन्न है। ओके, जैसे सपोज 12/6 कह दें, अब कह दें कि यह एक भिन्नात्मक संख्या है, तो भैया नहीं, क्या है, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया, 2/1 1। क्यों जब 1 आ गया, तो जब Q 1 होगा तो वो क्या होगा, पूर्णांक हो जाएगा, वो भिन्नात्मक नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों में जो P/Q होता है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से भिन्नात्मक संख्या हो जाती है। फिर भिन्नात्मक संख्या को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आइए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। एक होता है उचित भिन्न और दूसरा होता है अनुचित भिन्न या अशुद्ध भिन्न। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देखिए यहां पर क्या होगा, P/Q तो होगा और Q इज ग्रेटर देन 1 भी होगा, और जो Q होगा यानी हर जो होगा वो अंश से सदैव बड़ा होगा, और Q इज ग्रेटर देन P। क्या होगा, Q इज ग्रेटर देन P, यानी हर अंश से सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब 1/2, 3/4, 7/11, इस तरह से आप देखो तो सबका जो Q है नीचे वाला यानी हर क्या है, ऊपर वाले से बड़ा है। इसलिए क्या है, ये उचित भिन्न है, शुद्ध भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है।
लेकिन यहाँ पर आइए देखते हैं अनुचित भिन्न। यहाँ पर क्या होगा, P बाई Q होगा, Q सदैव 1 से बड़ा होगा और P इज ग्रेटर देन Q होगा, यानी अंश बड़ा हो जाता है हर से। तो अब क्या कह देंगे, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, जैसे 4/3, 5/2, 11/9, 171/150। इस तरह से ये संख्याएं जो हैं क्या हैं, इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न, अशुद्ध भिन्न। यानी अगर इस तरह से हो, अंश बड़ा हो जाए हर से, कहने का मतलब है क्यों इसको अशुद्ध कहा गया, यानी ये लिखने का तरीका क्या है, गलत है। अगर अंश बड़ा हो जाए, जैसे 4/3 है, 4/3 में देख रहे हो कि 4 बड़ा है 3 से, बोलो है कि नहीं है, यस है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार पहाड़ा पढ़ सकते हो, यानी 3 से अगर 4 में भाग देंगे तो 3 का नम 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो इसका 4/3 का जो सही रूप होगा वो 1 सही 1/3 होगा, यानी 1 सही 1/3। अब देखो ये 3, ये अंश है, ये हर है, ये क्या है, छोटा बड़ा है अंश से। तो ये यानी इसका शुद्ध रूप ये होता है, ये अशुद्ध रूप है। इस तरह से लिखना अशुद्ध है, अनुचित है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इस तरह से अंश बड़ा हो जाए हर से, तो उसको लिखने का तरीका ये है, सही बटे उसको क्या पढ़ते हैं, 1 सही 1/3। ओके, इसी तरह से सभी में 5/2 है, हो जाएगा 2 सही 1/2। 11 क्या लिखा है, 11/9, तो हो जाएगा 2 सही 2/9। ओके, इस तरह से इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसका ये शुद्ध रूप होता है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या आपको बताया गया, परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया, पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या। और फिर भिन्नात्मक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ओके, और फिर आपको इन सब के बारे में बताया गया। और फिर अपरिमेय संख्या आते हैं, अगला अपरिमेय संख्या। ये पहला अभी चल रहा है, वास्तविक संख्या का जो पहला पार्ट है परिमेय संख्या, फिर परिमेय पढ़ा, फिर परिमेय के अंदर हम लोगों ने 2 पढ़ा, पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या। फिर भिन्नात्मक संख्या के अंदर हम लोगों ने 2 भाग किया, उचित और अनुचित। अब जो वास्तविक का जो दूसरा पार्ट था, अभी इसके बारे में नहीं बताया गया, तो अब आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में। ओके, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग और अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। उसके लिए आइए हम लोग थोड़ा सा ये शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या के बारे में पहले देखते हैं। ओके बच्चों, यानी अगर हम लोगों ने शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या के बारे में अगर हम लोगों ने जान लिया, सीख लिया, तो हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सीखने में आसानी हो जाता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। परिमेय को तो हम लोगों ने एक तरह से देखा है, अपरिमेय को अभी हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम लोग इसके बारे में पहले सीख लेते हैं, तो इसके जरिए भी हम दोनों को क्या करते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं शांत दशमलव, दशमलव संख्या।
दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। ओके, दशमलव संख्या जो होता है वो 3 भागों में कैटेगराइज है। एक होता है शांत, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, दूसरा अशांत, या इसी को बोलते हैं अनवसानी या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ओके, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, या सिर्फ संख्या भी लिख देते हैं। ओके, अशांत अनावर्ती संख्या, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। ओके, यहां जाता नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं दशमलव संख्या को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। शांत दशमलव संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा है अशांत आवर्ती संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती यानी रिकरिंग, इसको हम लोग रिपीट भी बोल सकते हैं। आवर्ती का मतलब कोई चीज रिपीट होना। कोई चीज क्या है, कोई चीज कहीं कुछ दूर तक गया फिर वो रिपीट कर गया, कुछ दूर तक गया फिर उसको रिपीट कर गया, वही चीज दोबारा करे, उसी को बोलते हैं रिकरिंग। ओके, और फिर अशांत अनावर्ती, अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। तो अशांत नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, अशांत अनावर्ती संख्या। देखिए, अभी तक आप लोग दशमलव संख्या बहुत देखे होंगे, लेकिन उनको हम लोग इस तरह से 3 रूपों में अब तक देखते चले आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन आज आइए हम लोग देखते हैं कि इनको किस बेस पर, दशमलव संख्या को, डेसिमल नंबर को किस बेस पर 3 रूपों में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ओके, आइए देखते हैं। पहला है शांत दशमलव संख्या। जैसा कि नाम से ही लग रहा है शांत, अर्थात कुछ दूर चलने पर या कुछ काम करने पर या थोड़ा चिल्लाने पर क्या हो जाए, वो शांत हो जाए, शांत हो जाए, फिर आगे कुछ ना हो पाए, आगे कुछ हो ही ना, वही क्या होगा, शांत दशमलव संख्या। आइए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे 0.5, 0.5, 0.5 है, इसका मतलब क्या है, 0.5 का मतलब क्या हुआ,
ये 5 है, दशमलव हटाते हैं तो आपको पता है दशमलव के स्थान पे 1, दशमलव के बाद एक डिजिट है, 1 एक अंक है तो 1 0, यानी 5 एक 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, यानी 0.5 जो है वो 1/2 है। ओके, यानी जब हम 2 से 1 में भाग देंगे तो वो कितना आएगा 0.5, यानी 2 से हम 1 में भाग देंगे तो 0 पर जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, ये तो 0 ऐसे शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ये ना समझिएगा कि ये जो 0 हम लोग बढ़ाते हैं, यह 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 ले लेंगे, नहीं, इस दशमलव की शोभा बढ़ाने के लिए पहले 0 लगाया जाता है। जैसे ही दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तब एक 0, 2 पंचे 10, ये कट गया, रिमाइंडर में कुछ बचा नहीं। अब कुछ बचा ही नहीं तो क्या और आगे हम और भाग जाएगा? नहीं जाएगा, अर्थात शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। तो 0.5 जो है वो क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है। 0.25 यह भी क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है। 0.125 ये भी क्या है? शांत दशमलव संख्या है। और ले लेते हैं 3.25 ये भी क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है। दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक गया और शांत हो गया, यानी और आगे नहीं जा रहा है। ओके, तो जो दशमलव की संख्या ऐसी संख्या हो कि एक निश्चित डिजिट तक जाए, एक निश्चित अंक तक जाए, दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक जाए। निश्चित अंक का मतलब है कि हम उन अंकों को गिन सकें। जैसे दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक हम गिन पा रहे हैं, अर्थात फाइनाइट उसको बोलते हैं। एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अनंत, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, फाइनाइट का मतलब निश्चित, अर्थात जिसको हम गिन सकें। इनफाइनाइट का मतलब जो गिना ना जा सके। तो यहाँ पर क्या होगा? दशमलव के बाद जो डिजिट होंगे वो फाइनाइट होंगे, यानी उनको हम गिन सकते हैं। 2, 4, 6, 10, 20 चाहे इतने हो, लेकिन वो गिने जा सकते हैं। ओके, इस तरह से ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि क्या है? शांत दशमलव संख्या। मैंने 2, 3, 2 अंक तक लिया। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं कि 2, 4, 10 स्थान तक, दशमलव के बाद 10-10 अंक तक ले जाते हैं, तब जाके वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ओके, इस तरह से यह क्या है? शांत दशमलव संख्या है। ओके बच्चों, अगर इसको आप देखो, इसको अगर आपको करना हो तो क्या करोगे? ये 25 लिख दोगे, दशमलव के स्थान पे नीचे 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। 1/4 का मतलब 4 से इसमें भाग दोगे, किसमें? 1 में, तो दशमलव बढ़ाओगे 0 आएगा। ये 0 से कोई मतलब नहीं, ये शोभा बढ़ा दिए। दशमलव को शोभा बढ़ाने के लिए ये 0 लगाया जाता है। ठीक है, इसको आप इस तरह समझो, जैसे कोई मकान है, बिना पर्दे का मकान है, तो वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वह मकान है, भले दरवाजा लगा है, लेकिन अगर पर्दा लगा है, अगर दरवाजा एक बार खुला भी है, तो वो क्या है? शोभा, अच्छा लगता है, वो शोभायमान होता है। इस तरह से यह 0 सिर्फ इस दशमलव को शोभा बढ़ाने के लिए होता है। तो चलिए 4 दूनी 8। अब ये 2 बचा, दशमलव है, एक बार दशमलव एक बार है तो अब आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती। 0 हो जाएगा तो 4 पंचे 20। अब ये क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। अब बताइए, जब नीचे कुछ है ही नहीं तो और जाएगा? नहीं जाएगा, अर्थात ये शांत हो गया। ओके, ये क्या हो गया? शांत हो गया। शांत दशमलव संख्या है ये। ओके, आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत है लेकिन आवर्ती है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? शांत ही नहीं होगा, अशांत होगा। आइए देखते हैं, जैसे 1/3, या हम लोग अगर लिखें इसको 0.33333 डॉट डॉट डॉट, करते जाओ
कभी शांत नहीं होगा। ये 1/3 का है, इसका है 1/3 का है। करके देख लो, ये 3 से हम लोग भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाया 0 3 त्रिका 9, 1 आया, दशमलव है 0 आएगा 3 त्रिका 9, फिर आया 1, फिर दशमलव है 0 3 त्रिका 9, इस तरह से 9, फिर 1 आया, फिर 10 हो गया, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, इस तरह से चले जाओ। कभी समाप्त होगा नहीं होगा। बस यही तो है आसान। लेकिन आवर्ती, आप देख रहे हो कि एक निश्चित क्रम के बाद संख्या रिपीट हो रही है, रिकरिंग हो रही है। यानी ये 3 और 3 के बाद फिर तुरंत 3 आ, यानी 1 1 का क्या हो रहा है, इसमें इंटरवेल हो रहा है। यानी 1 1 के बाद तुरंत क्या हो रहा है, उसका रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो कह देते हैं कि यह क्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। एक निश्चित क्रम के बाद वो संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए हम कह देते हैं कि अशांत आवर्ती, आवर्ती रिपीट हो रही है, रिकरिंग हो रही है। अशांत तो है ये, अशांत, ये रुकने वाला नहीं है। आप कितना भी कर दो, पूरा एक रफ भर दो, भाग करते करते, क्या ये कभी एंड होगा? कभी ये एंड होगा नहीं, एंड होगा, समाप्त नहीं होगा। इस तरह ये क्या होगा, अशांत आवर्ती संख्या। ओके, अच्छा, इसको आपको अगर इस तरह से दे दे और इसको आपको भिन्न के रूप में बनाना हो, ओके, इस तरह से दिया हो और आपको भिन्न के रूप में बनाना हो, तो उसको कैसे करते हैं? वैसे तो आपके एक्सरसाइज में इस तरह से सवाल मिलेगा, लेकिन आइए अभी हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे इस तरह से 3.33333, ऐसी बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी। ओके, चलिए आइए इस टाइप का एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, लेकिन चलिए अच्छा अभी देखते हैं हम इसको। आइए देख लेते हैं। आपको उम्मीद करता हूं कि शांत दशमलव संख्या आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अशांत आवर्ती संख्या भी आपको समझ में आ गया है। नहीं आएगा तो बताएंगे, आप फिर कमेंट करके बताएंगे। आइए अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत होगा यानी कभी रुकने वाला नहीं होगा, रुकने वाला नहीं होगा। दशमलव के बाद असंख्य, इनफाइनाइट डिजिट तक जाएगा भाग, लेकिन कभी भी वो समाप्त नहीं होगा और ना ही आवर्ती होगा, रिपीट नहीं होगा, रिकरिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अनवसानी यानी अनावर्ती होगा, यानी आवर्ती नहीं होगा। ओके बच्चों, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है इस तरह से, जैसे √2, √3, √5, √7, √10, √12, √17, √13, पाई, ये सभी क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो वो कौन सी संख्याएं हैं? ये करने के अंदर, जितने करने के अंदर वो सभी संख्याएं, लगभग अभाज्य संख्याएं सभी, या जिनका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं। पाई भी है उसी में, पाई भी क्या है, अशांत अनावर्ती संख्या है, अशांत अनावर्ती संख्या है। ओके, पाई का मान क्या होता है, आप लोगों को शायद कक्षा 9 में आया होगा, ऐसा नहीं है। पाई, इसको क्या बोलते हैं, पाई
क्या बोलोगे इसको? पाई। ओके, पाई जो होता है वो क्या होता है? परिधि, वृत्त की परिधि और बटे उसका व्यास। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है, ये जो उसका वैल्यू आती है, वही क्या होता है? पाई। और इस किसी वृत्त की परिधि और व्यास, जिसे जब भाग दोगे व्यास से परिधि में, तो वो अशांत अनावर्ती आता है। ओके, अशांत रहेगा और अनावर्ती आता है। इसीलिए पाई जो है उसको क्या बोला जाता है? पाई एक अशांत अनावर्ती संख्या होती है। ओके, वैसे तो कहा जाता है कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है या 3.14 होता है, ये आपको बताया जाता है। लेकिन ये क्या है? सरासर गलत है। अगर कोई आपसे कहे कि पाई का मान 22/7 होता है या पाई का मान 3.14 होता है, तो वो क्या है? असत्य है, गलत है, रॉन्ग है। तो फिर आप कहोगे सर हम लोग तो अभी तक यही पढ़ते चले आए हैं। यस, आपने पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा है और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यह कहना कि पाई का 22/7 मान होता है या पाई का मान 3.4 होता है, यह बात असत्य है। हम लोग पाई का मान 22/7 नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे कि पाई का मान जो 22/7 है वो निकटतम मान है, एक्यूरेट नहीं है, वो लगभग है, निकटतम मान है। पाई का जो मान 3.14 है वो निकटतम मान है, एक्यूरेट नहीं है, करेक्ट मान नहीं है। ओके, यह करेक्ट मान नहीं है, बात समझ रहा ना? करेक्ट मान नहीं है, ये पाई का निकटतम मान है, लगभग ये मान होता है। तो यह कहना कि पाई का मान 22/7 लगभग 22/7 के बराबर होता है, तब तो यह सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। यानी पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। ये क्या है आपका मान? लगभग या निकटतम, या क्या है? ये निकटतम मान होगा। ओके, तो इस तरह से ये सभी संख्या, अब आपको कक्षा 8 में आप स्क्वायर रूट पढ़े हैं, वर्गमूल पढ़े हैं, चाहिए तो आप इन सब का वर्गमूल निकालिएगा और देखिएगा, खूब भरिएगा, 2-4 पेज इसका वर्गमूल निकालिएगा। आप देखोगे कि जो भी वर्गमूल आएगा, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आएंगी वो अलग अलग होंगी, निश्चित क्रम के बाद कभी रिपीट नहीं होंगी और चलती ही जाएंगी, कभी समाप्त नहीं होंगी। इसको आप प्रैक्टिकली इसको आप घर पे करेंगे। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं, इस तरह की संख्याएं अगर दी हुई हो तो उनको अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग एक यहाँ से कंक्लूजन पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले ये सीख लेते हैं, तब कंक्लूजन निकालने में आपको आसानी होगा। क्योंकि अच्छा आप यहाँ पे देखिए, शांत दशमलव संख्या है, 0.5 को हम 1/2 बोल सकते हैं। 0.25 है, इसको हम 1/4 बोल सकते हैं। 3.15 है तो इसको 2.5 है तो इसको हम लोग 325 बटे दशमलव के स्थान पे 1 दशमलव बाद 1 2 अंक, तो ये इसको काट दोगे, 25 से कट रहा है तो 25 से करना 25, कितना बचा? 25 7 32 25 3 75 और 25 100 का 100, यानी 13/4 आ गया। तो आप देखो यह परमेय संख्या है कि नहीं, यह परमेय संख्या है कि नहीं, यह परमेय संख्या है कि नहीं। यस, p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, तो यह परमेय संख्या है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, यहाँ पर आइए, अशांत आवर्ती संख्या
इसको भी अभी हम लोग देखेंगे कि यह भी भिन्न के रूप में आता है, अंश और हर के रूप में आता है, अर्थात यह भी परिमेय संख्या हो जाता है, p बाई क्यू के रूप में हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई दशमलव संख्या अशांत आवर्ती है, न रुकने वाला है, अशांत है लेकिन आवर्ती होता है, तो वह भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन अशांत अनावर्ती, जो कि अशांत है, कभी रुकने वाला नहीं है, और अनावर्ती होता है, कभी रिपीट नहीं होता है, तो ऐसी संख्या जो अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं, वो सभी की सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अभी आपको ऊपर बताया गया था, परिमेय के बारे में आपको बताया गया था, अपरिमेय के बारे में नहीं बताया गया था। उससे पहले मैंने कहा था कि आइए पहले दशमलव संख्याओं को सीख लेते हैं कि दशमलव संख्याएं क्या हैं। दशमलव संख्या के सीखते हैं तो तीन तरह का, शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या या अशांत आवर्ती संख्या। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं अशांत आवर्ती संख्या। ओके, तो अशांत अशांत अनावर्ती जो भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन अपरिमेय संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये जो अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं, इनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, √2 है, √2 बटे 1 तो है, लेकिन ये p बाई क्यू के रूप में क्या है? नहीं है, ये √p बाई क्यू के रूप में हो गया। अतः यह p बाई क्यू यानी p बाई क्यू को संतुष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि यह √p आ गया। अतः यह क्या है? परिमेय संख्या न होकर यह अपरिमेय संख्या। इसी तरह यह भी और इसी तरह पाई भी। पाई जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या हम किसको कहेंगे? जो अशांत अनावर्ती होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन जो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा वो परिमेय संख्या होती है। अर्थात इन दोनों को हम p बाई क्यू के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह परिमेय न होकर के अपरिमेय होती है, इसको अपरिमेय कहा गया, और इन दोनों को परिमेय संख्या कहा गया। ओके बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसको हम लोग इस तरह से दिया है, इसको हम भिन्न में कैसे फाइंड करें। ओके, तो आइए देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को कई बार देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो आप लोग इसको कई मर्तबा देखिएगा, ताकि आप लोग इसके एक एक बारे में, एक एक चीज के बारे में आप जान जाओ। इसके जितनी भी बताया जा रहा है नंबर के बारे में, अगर ये सभी चीजें आप जान जाओगे तो आपको नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ओके, चलिए जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये लिया गया 0.3333333 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बहुत है। ओके, अब इसको हमको क्या करना है? इसको करना है p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे इसको, यानी 0.33333 डॉट 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 बराबर मानेंगे x, यानी इस पूरे को x के बराबर क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। आगे लिख लेते हैं माना। आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ओके,
अब देखिए, अगर आप देखिए इसको तो कितने के बाद, एक निश्चित सीक्वेंस के बाद ये रिपीट हो रहा है। ओके, यानी ये एक है, फिर ये दूसरा है, फिर तीसरा, यानी एक, ये एक है, इसके तुरंत बाद फिर रिपीट, फिर रिपीट, यानी एक एक का अंतर है। तो क्या करने, एक के बगल एक जीरो यानी 10 का गुणा हम लोग करेंगे। ओके, चलिए तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर इस तरह का सवाल आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा आगे, वहां भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो 0.3333333 मान लीजिए यहाँ से एक 3 कम हो जाए, एक 3 ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए घबराना नहीं, ठीक है। अरे जहां भरे कोई चीज है, कोई चीज असंख्य है, कोई गिनती नहीं है, उसमें से एक ठो कम कर दो या एक बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। तो अच्छा, अब इधर क्या करते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं, इधर ये डॉट डॉट डॉट, यानी इस पूरे में क्या किया गया, 10 का गुणा किया गया, इधर बराबर x है, इधर भी 10 का गुणा किया गया, चाहे तो ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये 10 का गुणा करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि जैसे 1.2 है और 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×120, यानी दशमलव कितने, एक अंक पे, तो ये 12 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। या 3.335.232 है और 7 है, इंटू 100 है, 100 का गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव 100 है, 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है, चूंकि 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 डिजिट बढ़ जाएगा, दशमलव दाहिनी और क्या होगा, भाग जाएगा, तो हो जाएगा ये 532.7। देखो जब 1 जीरो था तो देखो दशमलव एक अंक खसक गया दाहिनी ओर, तो यहाँ 2 के बगल दशमलव हो गया, यहाँ 2 जीरो है, दशमलव यहाँ है तो 2 अंक खिसकेगा, 1 2, देखो 2 अंक पे खिसक गया। ओके, ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा, 10 का गुणा करेंगे, दशमलव कहाँ जाएगा, 1 अंक खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 3.333 डॉट 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 बराबर 10x। बोलो होगा नहीं होगा, ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ओके, इस 2 में से 1 को घटा देंगे, तो पहले इसको ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा 3.333 डॉट 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 बराबर 10x। ओके, अब इसको लिखो, तो यहाँ 0.333 डॉट 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 बराबर क्या है इधर, x। ओके, अब घटाओगे तो माइनस का साइन लगता है ना, ये माइनस साइन लगाएंगे, तो अब इधर ये 3 में से 3 गए 0, इधर भी 0 आएगा, डॉट डॉट डॉट, बोलो इधर भी 3 3 3 3 रहेगा, तो सब 0 आएगा कि नहीं, इधर 0 0 0 0, ये दशमलव के नीचे दशमलव और ये 3, यानी आ गया 3.0000000, अर्थात दशमलव के बाद चाहे इतने 0 हो जाए, क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। इधर बराबर हो गया 10 में से 1 गया 9, 9x। बोलिए इतने में कोई दिक्कत आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर 9x, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 3.00000, कोई मतलब नहीं 0 का, तो हो गया 3 बराबर 9x। अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये हो जाएगा 3/9, काट दो, 3 कम 3 3 3 3 का 9, 1/3, यानी x आपने माना था, इस पूरे को आप x माने थे, x की वैल्यू आया 1/3, अर्थात यह जो पूरा है वो क्या है, 1/3 है, क्या है, 1/3 है।
तो बताओ यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं? P बाई Q है, Q 0 नहीं है, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन की बात करें तो कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है? तो क्या है ये प्रॉपर है, क्यों? क्योंकि हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर कब होता? जब इसका हर एक होता, एक नहीं है। इस तरह से यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आपने देखा कि जो अशांत आवर्ती संख्या है वह भी P बाई Q के रूप में आता है, अतः यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, तो इस तरह से शांत दशमलव संख्या जो होगा वो भी परिमेय संख्या होगी, अशांत आवर्ती जो होगा वो भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन अशांत अनावर्ती जो होगा वो परिमेय संख्या न होकर बल्कि क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याओं की समूह में उसको रखा जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको यह भी बता दिया गया, और इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अभी वहाँ एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा आपको जब, तो वहाँ पर इस तरह के कई सवाल आपको मिलेंगे, कई वैरायटी के मिलेंगे, वहाँ आपको ये चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दिया गया कि थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाए, अभी से इसको थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को बार बार देख कर इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो तो वहाँ पर आपको ज्यादा समस्या ना हो। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और वीडियो बंद करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को बार बार देखेंगे तो जो कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाएगा हो सकता है अगली बार देखें तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसलिए वीडियो को जब तक देखते रहिए जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ओके, अच्छा, जो अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती जो संख्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, याद आ गया अभी। अशांत अनावर्ती यानी जो अशांत है और रिपीट भी नहीं है, जैसे √2, √3, ये आपको बताया गया। पाई वो क्या? अपरिमेय संख्या। यानी जो अशांत अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेट है और नॉट रिकरिंग है, उसको आप इस तरह से देखो जैसे नदी होती है, नदी बह रही है, बहती है जब नदी, तो उसमें इस तरह से क्या होता है? लहरें चलती हैं। चलती है कि नहीं चलती है? चलती हैं। तो वो लहरें चलती हैं, तो हम अगर ये कह दें कि वो लहरें जो हैं वो एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट करती हैं, भाई जैसे ठीक ऐसे गई और फिर ऐसे करके उतना ही बढ़ रही हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हम। और नदियां क्या हैं? शांत हो जाती हैं। तो शांत नदी क्या होती है? वो शांत नहीं होती, उसका रूप बदल जाएगा। यहाँ नदी, नदी से गया वो समुद्र में, समुद्र से कहीं और, इस तरह से। तो हम ये मान लेते हैं कि नदी शांत नहीं, अशांत, वो बहती रहती है। ओके, बहने का मतलब वो हमेशा बहती रहेगी। बस सुनना रहा ना भाई, कोई नदी कहीं से चल रही है और कहीं जाके समाप्त तो हो रही है, लेकिन उसके जो बहने का काम है वो नहीं रुक रहा, वो बह रही है। और रिकरिंग मतलब उसके जो तरंग जो बन रही है वो क्या हो रहा है? एक समान नहीं हो रहा है, कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी कम तो कभी ज्यादा। इस तरह से कह देंगे कि वो क्या है? नॉन टर्मिनेट एंड नॉट रिपीट है या नॉट रिकरिंग है। ओके बच्चों, इस तरह से। और मैं आप लोगों से जाते जाते ये कहूंगा कि आप वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, खूब वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में, हर जगह शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल जो है हमारा उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो इस उम्मीद से कि आप बखूबी मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।